बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली ख़ां है। मैं एज़ ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो बड़ा ही अहम मौजू है, जिसको हम कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। और इसमें जो शिज़ोफ्रेनिया में जो मौरूसी अवामल हैं, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे ना। आप सबको पता है कि जैसे कि और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और ज़हनी अमराज हैं, इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया भी एक ज़हनी अमराज में शामिल है। और पॉपुलेशंस के अंदर इसकी तकरीबन हमने इसकी जो रेशो है देखिए कि 1000 लोगों में तकरीबन 7 लोगों को ये हो सकता है, इसकी जो रेशो है। फिर इसमें डिफरेंट एज ग्रुप हैं, मतलब कुछ जिसमें हम कह सकते हैं कि टीन एज के अंदर इसकी जो रेशो है वो काफ़ी, जैसे एक पीक जो है इसका 20 साल की उम्र में हो सकता है और दूसरा जो है ना वो 33 साल की उम्र में हो सकता है। और फीमेल के अंदर या औरतों के अंदर या ख़वातीन के अंदर इसकी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर हम मर्दों की निस्बत इसका मुवाज़ना करें। फिर आप शिज़ोफ्रेनिया के बारे में अगर देखें तो जैसे कि अलामत आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता होती हैं कि अजीब से बिलीफ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। वो कहता है कि लोग जैसे मेरे खिलाफ हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जबकि फैमिली से पूछते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इसकी सोच के अंदर प्रॉब्लम्स है, इसको ये ऐसा लगता है। और इसके अलावा और बहुत सारी अलामत हो सकती हैं। कानों में गायबी किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कोई इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता, लेकिन मरीज़ को ही लगता है कि शायद इसको कोई आवाज़ दे रहा है। उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर साथ साथ हमने देखा है कि पेशेंट्स के अंदर जो है ना फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, कि पेशेंट जो अपने डेली के टास्क करता है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले जो है, जो हम कहते हैं कि जेनेटिक्स जो है ना, इसी मौरूसियत है, इसमें मौरूसी अवामिल शामिल होते हैं। आपको पता है कि जीन्स होते हैं और जीन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है। और इसमें देखा गया है कि जो मौरूसियत का अवामिल है वो तकरीबन 80% तक है, लेकिन सब में डेवलप होने के चांसेस नहीं होते। इसमें और बहुत सारे अवामिल भी शामिल होते हैं। फिर इसके अलावा साइंसी तहकीक ये कहती है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, उनके अंदर भी देखा है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, अगर जुड़वा बच्चे मोनोजाइगोटिक हों तो उनमें चांसेस होते हैं कि 48%, 48% तक देखा है कि इसमें आगे होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं अब कहने का मकसद ये है कि 48% का ये मतलब नहीं है कि 48% को हो जाती है, नहीं, इसमें दूसरे अवामिल भी शामिल होते हैं। अब अगर हम इसको जनरल परसेप्शंस में देखें तो 50% लोगों में ये डेवलप नहीं होती। इसी तरह अगर हम देखें कि डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, जो कि एक जुड़वा बच्चों की एक और टाइप होती है जिसको डाइजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, उसमें देखो तो 17% लोगों में होता है, मतलब 100 में से 17% लोगों में चांसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 80% के लगभग लोगों में नहीं भी है। इसके अलावा हमने देखा है कि अगर एक पेरेंट्स इफेक्ट हुआ है, जैसे एक पेरेंट्स को, मदर को या फादर को शिज़ोफ्रेनिया था, तो आगे बच्चों में जो चांसेस हैं वो तकरीबन 17% तक हो सकते हैं। मतलब 17%, 100 में से 17% बच्चों के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो 80% लोगों को नहीं भी होता। ठीक हो गया। इसी तरह अगर दोनों पेरेंट्स इफेक्टेड हैं, जैसे माँ को भी है शिज़ोफ्रेनिया और बाप को भी शिज़ोफ्रेनिया है, तो चांसेस ये हैं कि तकरीबन 46% चांसेस ये हैं कि हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो 50% से ज़्यादा चांसेस नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो। फिर इसके अलावा आप, जैसे कि मैंने बताया कि ये जेनेटिक सारी प्रीडिस्पोजिशंस है। इसके अलावा सिबलिंग्स के अंदर अलग से है, कज़न्स अगर हों, इफेक्टेड हों, तो उसमें भी रेशो बड़ी कम है, 1% के लगभग है। इसके साथ साथ और बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनको मैं डिटेल से, हमारा क्योंकि टॉपिक जेनेटिक का है तो जेनेटिक को मैंने सबसे ज़्यादा जो इसको प्राइम इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन इसके अलावा ना सिर्फ जेनेटिक्स, हम ये डिस्कस ये करना चाह रहे थे, सिर्फ मौरूसी अवामिल ही नहीं हैं, सिर्फ जीन्स ही नहीं है, इसके साथ साथ अगर दूसरे अवामिल भी हों तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चों में आगे डेवलप होने के, जैसे कि मैटरनल एज है, माँ की उम्र अगर ज़्यादा है, पेरेंट्स की उम्र अगर ज़्यादा हो तो तब भी चांसेस होते हैं, लेकिन 100% नहीं होती। इसी तरह बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर बच्चे, उनमें हम बेहतरी ला सकते हैं, जैसे पैदाइश के दौरान किसी हॉस्पिटल्स के अंदर हो, डॉक्टर्स की निगरानी में हो, अगर बर्थ के अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो चांसेस होते हैं, अगर बर्थ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए तो चांसेस फिर कम हो जाते हैं। और इसी तरह और बहुत सारे सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं इसके अलावा। और फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर के, इसका जो है ना ट्रीटमेंट क्या है, या इसको, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, या इसका आउटकम क्या है। अब जिस तरह, जैसे कि आपको पता है कि इसके अलावा जेनेटिक्स के साथ साथ अगर कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है ब्रेन के अंदर, या न्यूरोकेमिकल्स के अंदर इम्बैलेंस आता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे हाइपोथेसिस हैं।
तब हम इसकी कह सकते हैं। और ड्यूरेशन जो अगर ट्रीटमेंट का है, वो जैसे जितना ड्यूरेशंस प्रोलॉन्ग होता जाएगा, ये इसको हम कहते हैं ड्यूरेशंस ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, तो फिर हमने देखा है कि इसकी प्रोग्नोसिस कम हो जाती है। अगर ये पेशेंट्स फ़ौरन से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें इसकी प्रोग्नोसिस बड़ी अच्छी हो सकती है। तो आज ये टॉपिक था कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जेनेटिक्स का क्या रोल है, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।